स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। चलो तो लास्ट पोइम अपनी पिछली वीडियो में आपको ढंग से पढ़ाया गया था, उसके क्वेश्चन आंसरों को एक बार और अपन देख लेते हैं। मात्र इसमें 3 क्वेश्चन हैं और 3 में से 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये अक्सर बोर्ड में एक बार ये दूसरा भी आ चुका है और तीसरा क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चनों की जो शब्द सीमा होती है वो 20 to 30 वर्ड्स होती है। तो आप इस तरह से तैयार करें कि आपके क्वेश्चनों की जो शब्द सीमा है, आंसर लिखने की जो कैपेसिटी है, वर्ड लिमिट जो है वो 20 वर्ड्स हो या लास्ट 25 वर्ड्स हो। बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन का जवाब लिखना या बहुत शॉर्ट लिखना दोनों ही बेकार है, ठीक नहीं है नंबरों की दृष्टि से। बहुत लंबा आंसर अपन लिखते हैं तो एग्जामिनर उसको पढ़ नहीं पाता। जितना बड़ा आंसर आप लिखेंगे, हो सकता है 20 शब्दों में आप 1 मिस्टेक कर रहे हैं तो 40 शब्दों में आप 2 मिस्टेक करेंगे तो गोले 2 लगेंगे। अब जितने ज़्यादा मिस्टेक होंगे नंबर उतने ही कटेंगे। तो एग्जामिनर के लिए भी बोरिंग लगता है और आप लोगों का टाइम ज़्यादा खर्च होता है। बहुत छोटा लिखते हैं तो भी एग्जामिनर नंबर देने में आनाकानी करता है कि भाई आपने तो 2 ही शब्द लिखे हैं, मैं आंसर के कैसे दूं आपको 2 में से 2 नंबर। तो दोनों दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा भी आंसर नहीं हो और बहुत छोटा भी नहीं हो। तो देखो क्या है, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक्सप्लेन। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, व्याख्या करो, समझाइए। द फ्रेज अवतरण फ्राइटनड एयर, ये कल मैंने पढ़ाते समय बताया था आपको कि फ्राइटनड का मतलब होता है भयभीत माहौल, एक भयभीत वातावरण। एयर का मतलब यहाँ हवा नहीं है, यहाँ एटमॉस्फेयर है, वातावरण। तो जब खरगोश बेचारा पिंजरे के अंदर बंद था और चारों तरफ से उसको हेल्प की आवाज़ वो लगातार कर रहा था, चिल्ला रहा था। जब कोई आदमी, कोई जानवर बेचारा हेल्प के लिए चिल्लाता है और एक इस तरह का चिल्लाता है कि मेरी कोई हेल्प करने आए, तो उसकी जो कराई थी, उसकी जो चीख थी, उसे चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। और इस भयभीत और सन्नाटे वाले माहौल को ही फ्राइटनड एयर कहा गया है। अब इसका आंसर देखो कितने अच्छे ढंग से लिखा है, हेयर, हेरन यहाँ पर। फ्राइटनड एयर मीन्स, यहाँ पर फ्राइटनड एयर का मतलब है मीन्स एटमॉस्फेयर ऑफ फ्राइट, एटमॉस्फेयर ऑफ फ्राइट। एटमॉस्फेयर ऑफ फ्राइट का मतलब होता है एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, फ्राइट यानी भयभीत, ये भयभीत का वातावरण। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट यानी कि, ट्रैप्ड यानी जो ट्रैप किया हुआ था, रैबिट यानी खरगोश, क्राइज यानी चिल्लाता है अगेन एंड अगेन, दैट क्रिएट, और ये जो चीख है यही क्रिएट कर देती है, पैदा कर देती है। अब चीख एक वचन इसलिए आया है, दैट क्रिएट्स दिस एटमॉस्फेयर, यही जो चीख है इस तरह का वातावरण पैदा कर देती है। बट द पोइट, लेकिन कवि, डज नॉट नो, नहीं जानता, अबाउट इट, लेकिन कवि को पता नहीं है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, ये आवाज़ कहाँ से, ये पता था उसको। देखो सारी चीज़ों का पता था कि खरगोश की आवाज़ आ रही है, खरगोश को किसी ने ट्रैप कर लिया है, कोई हंटर वगैरह है, और ये भी पता था कि वो हेल्प के लिए, मदद के लिए चिल्ला रहा है। लेकिन एक चीज़ का पता नहीं था कि आखिरकार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। इस तरह का ये पोइम थी जो ये एक इनडायरेक्ट एक मैसेज दे रही थी कि हमें किसी भी जानवर का शिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर का अगर अपन शिकार करते हैं तो वो भी एक जीव है और किस तरह बेचारा वो अपनी, कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। जब कोई जानवर हो या आदमी हो, जब उसको लगता है कि अब तेरा एंड आने वाला है, अब तेरा अंत आने वाला है, तो वो तमाम कोशिश करता है बचने की। तो ये भी बेचारा, और करता क्या है, वो चिल्लाता है कि मेरी कोई हेल्प करे, कोई आए मुझे छुटाए। तो इस तरह की बेचारा खरगोश लगातार चिल्ला रहा था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वाही इज पोइट सर्चिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कवि क्यों तलाश कर रहा है या क्यों ढूंढ रहा है। सर्चिंग फॉर का मतलब तलाश करना, रैबिट यानी खरगोश की। कवि खरगोश की तलाश क्यों कर रहा है, भाई सीधा है, कवि बेचारा एनिमल लवर है,
वो उसकी हेल्प करना चाहता है कि कोई खरगोश है ट्रैप्ड है, अब वो उसको छुटाना चाहता था, उसके पिंजरे में से निकाल करके उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो मिला ही नहीं कि है कहाँ। तो देखो आंसर भी इसका देख लीजिए एक बार। दिस पोइट, द पोइट इज सर्चिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कवि तलाश कर रहा है फॉर रैबिट, उस खरगोश के लिए, बिकॉज क्योंकि ही वांट्स टू हेल्प इट, वह उसकी हेल्प करना चाहता है, ही वांट्स टू हेल्प इट। इट क्राइज, इट क्राइज, ये इट्स क्राइज है, उसकी चीख। टेल्स यानी बताती है, दैट यानी ये, उसकी चीख ये बताती है कि इट इज ट्रैप्ड, कि भाई वो तो ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड यानी किसी ने उसको ट्रैप कर लिया है, फंसा लिया है जाल में। बट द पोइट इज अनएबल, लेकिन बेचारा कवि अनएबल है, अयोग्य है, असमर्थ है। टू लोकेट, लोकेट यानी होता है लोकेट से बना है लोकेशन। लोकेशन का मतलब है स्थिति, और लोकेट एक मुख्य क्रिया है लोकेशन की, जिसका मतलब होता है स्थिति का पता लगाना। जैसे मैं कहूँ कि भाई अरे चलो इसको, इसकी स्थिति का कहाँ है ये पता लगाओ, तो लोकेट हिम। लोकेट का मतलब होता है स्थिति का पता लगाना। तो बेचारा कवि अनेबल है टू लोकेट, उसकी स्थिति का पता लगाने में बिल्कुल अनेबल है। हु इज अफ्रेड एंड वाई, ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है पुराने पेपरों में, जब आपको सोल्व कराएंगे पुराने पेपर तो देखो उसके अंदर। हु इज अफ्रेड एंड वाई, कौन डरा हुआ है और क्यों, दो चीज़ पूछ रहा है। सबको पता है डरा हुआ खरगोश है, और ये भी आपको ढंग से पोइम जो पढ़ाया है और पूरी पोइम आपने पढ़ ली, ये भी पता है वो इसलिए डरा हुआ है क्योंकि वो ट्रैप हो चुका है। तो देखो, द रैबिट इज अफ्रेड ऑफ, खरगोश तो अफ्रेड है, डरा हुआ है, बिकॉज ही इज ट्रैप्ड, क्योंकि वो ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है। ही वांट्स टू कम आउट, बाहर आना चाहता है, कम आउट। द पोइट इज आल्सो अफ्रेड ऑफ, कवि भी डरा हुआ है। ही वांट्स टू हेल्प द रैबिट, वो खरगोश की हेल्प करना चाहता है, बट ही कैन नॉट सर्च इट, लेकिन वह उसको पता नहीं लगा पाता, उसको सर्च नहीं कर पाता। तो ये तीन ही क्वेश्चन इसमें हैं। फ्राइटन डेयर का मतलब आपको पता है, कौन क्यों ढूंढ रहा था कवि खरगोश को, ये भी आपको पता है, और कौन डरा हुआ था और क्यों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खरगोश डरा हुआ था और क्यों डरा हुआ था, क्योंकि वो ट्रैप्ड था। तो इस तरह से आपका ये 10 नंबर का मैटर कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी पोइम का जो सेक्शन है पद भाग वो समाप्त हो चुका है। गद्य भाग अपन थोड़ा लेट चालू करेंगे, इससे पहले अपन अगला जो वीडियो आएगा उसमें ग्रामर का नया टॉपिक होगा, तो उस टॉपिक में आपको समझाया जाएगा, उससे संबंधित तो उसी तरह से मटेरियल डाला जाएगा, और आप लोग नियमित रूप से इसको पढ़ते रहिए, समझ लीजिए। एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा आपको वीडियो देखना है, और अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तुरंत उसका मैसेज अक्सर आ जाता है। कई बार लड़कों की शिकायतें आ रही है मेरे पास कि कई बच्चों को पुराने वीडियोज़ नहीं मिल पाते, और वो कहते हैं कि सर दूसरी पोइम भेजो, दूसरी पोइम के क्वेश्चन आंसर भेजो, क्योंकि पुराना जो वो है उसका जो वीडियोज़ हैं वो उसको मिल नहीं पाते। तो उनके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो आप अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए, या फिर अगर नए मोबाइल में आप ढूंढना चाहते हैं पुराना कोई वीडियो है, तो हमने क्या है पार्ट के हिसाब से डाल रखा है। पोइम पार्ट, जैसे पोइम नंबर 2 है तो पोइम सेकंड पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट का मतलब होता है कि इसमें इस स्टार्टिंग है पोइम का, इसमें हम सामान्य जानकारी बताते हैं, पोइम की रूपरेखा बताते हैं, किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या मैसेज है और क्या तरीका है लिखने का, और कौन है कवि इसके। तो इस तरह की सामान्य जानकारी दी जाती है पार्ट फर्स्ट के अंदर। पार्ट सेकंड जो होता है उसमें पोइम को पढ़ाया जाता है, पार्ट सेकंड। तो अगर आप पोइम को पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट सेकंड देखो, और अगर आप उसकी सामान्य जानकारी सुनना चाहते हैं पोइम की संबंधित तो उसमें पार्ट फर्स्ट। और पार्ट थर्ड में आता है क्वेश्चनों को समझाना और क्वेश्चनों की फ़ोटोकॉपी,
और ये चीज़ जो पार्ट 3 होती है ये हम चैनल में ना डाल करके और आपके केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर ही डालते हैं। अब आपको वीडियो देखना है तो सबसे पहले गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज, आप लोग जब यूट्यूब पर जा कर के गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज लिखना, फिर उसमें अपना चैनल आएगा जिसमें मेरी फ़ोटो आपको एक टी शर्ट में फ़ोटो दिखेगी। उसको क्लिक जब आप करेंगे तो ऊपर जा कर के अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, उसमें वीडियोज़ लिखा रहता है, वीडियोज़। उस वीडियोज़ को जब क्लिक करेंगे आप अपने चैनल के ऊपर वीडियोज़, तो अब तक के जो सारे वीडियोज़ हैं वो सारे आ जाएंगे। अब जो भी आपको देखना है उसको आप देख सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से आराम से देख सकते हैं। इसकी मैं ट्रायल आप चाहिए तो देखो मैं ट्रायल करके आपको इसको दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले आप लोग इस तरह से, ये गया अपना यूट्यूब चैनल, इसमें जाने के बाद आप लोग इस तरह से डाटा ऑन कर लेते हैं और ये आप लोग गए, ये लिखा हुआ है गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। अब गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज में ये आ गया अपना चैनल। अब यहाँ आने के पास देखो ये लिखा हुआ है होम, और ये आपका ये लिखा हुआ है देखो वीडियोज़, गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। अब आप इस वीडियो को यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको जो चाहे, ये क्लिक कर दिया मैंने और ये सारे वीडियोज़ आपके आ चुके हैं। देखो जो चाहिए वो आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 11वीं का है तो ये 11वीं का सिंटैक्स टॉपिक चल रहा है, पोइम 3rd पार्ट 1st, ये देखो सारे इसमें आ रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से, मुझे आशा है इस तरह से आप लोग कोई भी पुराना वीडियो देख सकते हैं और आगे वीडियो जो आएगा उसके बारे में बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।